हेलो बच्चों, आप सभी का बेटा आपके अपने YouTube चैनल संकल्प लेट्स लर्न एंड क्रैक मर स्वागत है। तो बच्चों, आज के लेक्चर के अंदर जो कि आज हमारा थर्ड लेक्चर है आरंभ बैच का, तो जो बच्चे नहीं जानते, जो बच्चे नए आए हैं, वो भी एक बार बेटा समझे कि आप सभी के लिए अपन एक नए बैच लेके आए जिसका नाम है आरंभ बैच, और उस आरंभ बैच का आज थर्ड लेक्चर है हमारे पास। इस लेक्चर के अंदर हम आपका बेटा कुलाम्स लॉ पर नीट और AIEEE के अंदर जो पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए उनको सॉल्व करेंगे विद कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो जिन बच्चों ने बेटा इससे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे तो उनको अपन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेटा उसका लिंक प्रोवाइड करा देंगे, तो काइंडली वहां से जाए, सीखे, समझे और फिर आपके पास बेटा इस लेक्चर पर क्वेश्चन बनाने के लिए आए। ठीक है, तो चलिए बेटा अपन स्टार्ट करते हैं। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड टुडेज आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन बोलता है भाई आपका कि 3 चार्जेस है, हर एक का मैग्नीट्यूड क्यों है, उनको आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे रखा है जिसकी साइड L है। ठीक है, व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज Q प्लेस्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। ठीक, तो बेटा क्वेश्चन समझते हैं, ये इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक, तो आपसे क्या बोला गया है, आपसे बोला गया है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड कितना है बेटा हमारे पास L। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब एंगल कितने हो गए इसके 60 डिग्री। इसकी जो ये वर्टिसेस है ABC, इन सभी वर्टिसेस पर जो चार्ज रखा गया है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड चार्ज रखा गया है। ठीक है, तो प्रकाश जी सर, ठीक है, तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड चार्ज रखा गया है। तो आप इस पर सेंट्रॉइड पर एक चार्ज रख दिया आपने, कितना, कैपिटल Q। तो जो सेंट्रॉइड पर चार्ज रखा है कैपिटल Q, उस पर कितनी फोर्स लग रही है आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया बेटा। ठीक है, तुमने कहा सही बात सर। तो गुलाम साहब क्या कहते हैं कि एक चार्ज दूसरे पर फोर्स लगाता है, तो भैया ये इस पर फोर्स लगाएगा, सिमिलरली ये इस पर फोर्स लगाएगा और ये भी इस पर फोर्स लगाएगा। और जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होती है, क्या बोले बेटा हम आपसे कि जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होती है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर होती है आपके पास, ऑलवेज लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। जैसे कि ये इसको ज्वाइन कर रहा है तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहाँ होगी, ऊपर की तरफ को, तो इसको मैं FC से नाम दे दिया हूँ। ठीक, ऐसे ही ये इस पर फोर्स लगाएगा और किधर लगाएगा बेटा आपके पास, अवे, तो इसने इस पर कितनी फोर्स लगाई, FB फोर्स लगाई। ठीक है, ऐसे ही ये इस पर फोर्स लगाएगा बेटा, और आपको पता है कि फोर्स इज ऑलवेज अलोंग लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस एंड सेम नेचर ऑफ चार्जेस रिपेल ईच अदर, आपके पास लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। तो अपन लिखते हैं, तो FA कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस टू दिस। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया, Q इंटू Q अपॉन, अब आपको ये वाली डिस्टेंस चाहिएगी बेटा। ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं पहले। ठीक है, अपन इसको भी थोड़ी देर के लिए चलो पहले कैलकुलेट ही कर लेते हैं। तो हम इस वाली डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, आपको सेंट्रॉइड से दूरी चाहिए। कुछ बच्चों को डायरेक्ट पता होगा कि भाई सेंट्रॉइड जो है आपका रेशोज़ में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है आपका, जो उसके अलोंग जो मीडियन पड़ी होती है। ठीक है, तो पर हम इसको कैलकुलेट कर ले तो जो बच्चे नहीं जानते उनके लिए भी आसानी हो जाएगी भाई। ठीक है, तो हमारे पास ये दूरी कितनी थी L, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी बेटा, L/2। ये लेंथ कितनी है L, इसको मैं कितना मान लिया हूँ H। तो यहाँ पर आप हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू L²/4 प्लस H² से L² माइनस L²/4 इज इक्वल्स टू H²। इसको इधर लिया है मैं, तो ये एलसीएम लिया तो 4L² माइनस L² मतलब कि 3L²/4 इज इक्वल्स टू H²। तो बेटा यहाँ से स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हमारा H आ जाएगा, तो H कितना आ गया, √3L/2। ठीक है, जो सेंट्रॉइड है ना वो आपके पास इसको 2/3 वर्टेक्स से सेंट्रॉइड तक की जो दूरी होती है उसको 2/3 ऑफ H में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। मतलब जो इसका ये पूरा का पूरा हाइट रहेगा उसको 2/3 रेशो में वर्टेक्स से सेंट्रॉइड तक में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो हमारे पास कितना हो गया, ये वाली दूरी अब हो जाएगी बेटा हमारे पास 2/3 √3/2 इंटू L। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, √3/3 इंटू L। 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, 3 को लिख सकता हूँ मैं √3 इंटू √3 इंटू L, तो ये गया कैंसिल, तो हमारे पास जो ये वाली वैल्यू आ गई L/√3। तो आपने क्या देखा कि ये वाली जो दूरी है ये कितनी आ गई हमारे पास बेटा, L/√3। तो ये वाली डिस्टेंस आई बच्चे L/√3।
ये साइड और ये साइड इक्वल है आपके पास, तो ये वाली दूरी भी कितनी आ गई हमारे पास l/√3 और ये वाली दूरी भी कितनी आ गई बेटा l/√3। इसको रफ कर देता हूँ मैं, आप सीख गए होगे, समझ गए होगे, ठीक है। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सेंट्रॉइड से आप ऐसे डायरेक्ट याद भी रख सकते हो कि सेंट्रॉइड से जो दूरी होती है वह l/√3 होती है वर्टेक्स तक की इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। तुमने कहा सही बात सर। तो अब इसका स्क्वायर कर देता हूँ बेटा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा l/√3 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास FA आ गया बेटा 1/4πε0 3√3 का स्क्वायर मतलब कि 3, ये ऊपर चला जाएगा Q इंटू क्यू अपॉन L स्क्वायर। सिमिलरली ऐसे ही आपने FA निकाला, सिमिलरली आप FB भी निकालिए, FB ये वाली फोर्स है बेटा, ऐसे ही आप FC निकालिए, ठीक है। तो FB निकालते हैं, तो FB इज इक्वल्स टू कितना 1/4πε0, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q, इसका B ना, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज भी Q और डिस्टेंस भी सेम। तो भैया मेरे पास कितना आ गया Q इंटू क्यू अपॉन l/√3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से FB कितना आ रहा है 1/4πε0 Q इंटू क्यू अपॉन कितना बेटा 3L स्क्वायर, ठीक। तो आप देख रहे होगे कि ऐसे ही जब मैं C निकालूंगा तो उसके लिए भी सब कंडीशन सेम है। तो मैं लिख सकता हूं कि भाई हमारे पास FA, FB और FC एक दूसरे के इक्वल फोर्सेस एक्ट कर रही है। अब मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपको बताया था कि क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी और एक पॉइंट पर अगर 2 या 2 से ज़्यादा फोर्सेज लगती है तो बेटा हम क्या करते हैं फिर ट्रायंगल्स लॉ मतलब कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का सहारा लेते हैं। तो अब आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि भैया हमारे पास एक पॉइंट पर अब कितनी फोर्सेज लग रही है बेटा 3 फोर्सेज लग रही है। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि इन 2 फोर्सेज का मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो आपका ट्रायंगल्स लॉ क्या बोलता है, ठीक है, समझाने के पॉइंट ऑफ से बता रहा हूँ बेटा मैं, ठीक है ना। जिन बच्चों को नहीं आता तो वो अब यहाँ से समझ सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। जिनसे आता है वेल एंड गुड, वो तो उसको फटाफट 2-4 स्टेप में निपटा भी लेंगे। तो हमारे पास बेटा क्या है ट्रायंगल्स लॉ। आप जो बच्चे नहीं जानते हैं वो एक बार सीखे पहले पूरे को, ठीक है। जब सीख जाओगे तो फिर आपका ईजिली सॉल्व हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो हमारे पास ट्रायंगल्स लॉ के हिसाब से चलेंगे तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो मैं इन दोनों के मैग्नीट्यूड की जो नेट फोर्स आएगी उसको मैं F' मान लेता हूँ। तो F' कितना हो जाएगा बेटा ट्रायंगल्स लॉ से, तो FC का स्क्वायर प्लस FB का स्क्वायर है ना, FC का स्क्वायर प्लस FB का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ FB इंटू FC। तुमने कहा सही बात सर, इंटू कॉस थीटा। अब थीटा जो है ना वो इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है। तो देखो भाई आपको पता है कि हमारे पास ये पूरा एंगल 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ये 90 परपेंडिकुलर, तो 90 प्लस 30 120, तो 180 में से 120 गया तो ये 60, तो ये भी कितना हो गया 60। तो इन दोनों के बीच का जो टोटल एंगल है जिसको अपन थीटा पढ़ रहे हैं वो कितना आ रहा है बेटा 120 डिग्री। तो उसकी वैल्यू आप रख दो यहाँ पे थीटा की जगह, है ना। तो थीटा की जगह रखेंगे तो हमारे पास कितना आएगा बेटा F' कम्स टू बी। अब देखो FB और FC एक दूसरे के इक्वल है, तो आप दोनों में से किसी एक वैल्यू को मान के चल लो। तो मैंने जैसे कि FC को FB लिख लिया, तो FB का स्क्वायर प्लस FB का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ FB, है ना। FC की जगह फिर आप FB रख दोगे तो FB इंटू कॉस 120। तो भैया देखो कॉस 120 होता है बेटा -1/2, तो आप यहाँ लगा लीजिए -1/2 से 2 कैंसिल, तो FB का स्क्वायर प्लस FB का स्क्वायर 2FB का स्क्वायर माइनस FB का स्क्वायर, तो हमारे पास F' कितना बचा बेटा FB। तुमने कहा सही बात सर। और जो फोर्स आएगी वो कहाँ जाएगी इस बीच में, आप डायरेक्शन के थ्रू वैसे फाइंड कर सकते हो, अभी मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। तो हमारे पास F' कितना है बेटा यहाँ पर, तो देखो अब आपके पास एक फोर्स ऊपर लग रही है F' जिसका मैग्नीट्यूड कितना है FB। अब इस पॉइंट पर एक फोर्स कहाँ लग रही है बेटा नीचे की तरफ को लग रही है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है FA। अब इस पॉइंट पर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रही है। तो इस पर बेटा जो नेट फोर्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा F' माइनस FA। जैसे कि आप जानते हो कि बेटा F' FB के इक्वल है और FB FA के इक्वल है, तो यहाँ पर FB माइनस FA, तो मेरे पास नेट फोर्स कितनी आ गई भैया 0 न्यूटन। तो जो नेट फोर्स लग रही है सेंट्रॉइड पर वो कितनी लग रही है बच्चों, वो लग रही है बेटा हमारे पास 0। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग द कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ बहुत आसानी से आपको बताता है, पर फिर से आपको याद रखना है कि दिस इज ट्रू ओनली फॉर कूलम्ब्स लॉ इज एप्लीकेबल और ट्रू फॉर पॉइंट चार्जेस, ठीक है बेटा। तो आप इसको नोट कर लीजिए। नोट कर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट करो, मैं रफ कर दे रहा हूं बेटा, ठीक है। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेगा और साथ के साथ जो बच्चा ट्राई करना चाहे वो कर सकता है बेटा, उसको जरूर करें एकदम से, ठीक है। अगर थोड़ा समय लेके करना चाहते हैं तो आप
पॉज कर लीजिए वीडियो को और फिर क्वेश्चन ट्राई कीजिए एंड फिर उसका सोल्यूशन चेक कीजिए कि आपका आंसर सही आ रहा नहीं आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पे आपको दिखा होगा कि 2 आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर आर सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ, द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद ईच अदर, व्हेन सस्पेंडेड इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब द एंगल रिमेन्स द सेम if density of the material of the sphere is 1.6 gram per centimeter cube then the dielectric constant of the liquid is। हमारे पास 4 ऑप्शन है बेटा, 1 भी हो सकता है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। तो हमारे पास ये कितने ऑप्शन है, हमारे पास 4 ऑप्शन है बेटा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या रीड किया, क्वेश्चन आपसे बोला सोल्यूशन पे ध्यान देंगे, बहुत आसान सोल्यूशन है। ठीक है, बस आपको समझना है थोड़ा सा, क्योंकि लिक्विड आ गया तो यहाँ पर थोड़ा फ्लूइड का यूज इस्तेमाल होगा जो आपने कक्षा 11 के अंदर पढ़ा होगा बेटा। तो आपसे बोला है कि एक स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग से 2 मासेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड आपके पास क्या है, सस्पेंडेड है। ठीक है, और वो एक दूसरे से कितना एंगल बना रहे हैं, आपके पास 30 डिग्री एंगल बना रहे हैं, थ्रेड से सस्पेंड किए हुए आपने। तो आपसे पूछ रहा है वो कि अगर मैं इस सेटअप को एक लिक्विड के अंदर रखता हूँ जिसकी डेंसिटी उसने गिवन किया आपको बेटा, और कितनी डेंसिटी दी है हमें, उसकी डेंसिटी ऑफ लिक्विड हमारे पास कितना किया बेटा, सस्पेंडेड इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड मैं लिख देता हूँ, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना है हमारे पास, क्वेश्चन खो गया, हाँ 0.8 ग्राम, 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और वहीं पर आपको डेंसिटी किसकी भी गिवन की गई है, स्फेयर जिस पर चार्ज है। ठीक है ना, ये स्फेयर है ना, तो इस पर चार्ज है आपके पास, इस स्फेयर की डेंसिटी भी आपको दी गई है 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, अब देखो, अब आपको पता है कि ये चार्ज बॉडीज़ है, तो चार्ज बॉडीज़ है तो गुलाम साहब क्या बताया आपको कि चार्ज बॉडीज़ एक दूसरे पर अगर इक्वल इन मैग्नीट्यूड है तो फोर्स लगाएगी और रिपल्सिव फोर्स लगाएगी। तो अब ये इस पर एक फोर्स लगा रहा होगा बाहर की तरफ को, ऐसे ये भी इस पर एक फोर्स लगा रहा होगा बाहर की तरफ को, है ना। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अपन कितना ले लिए, r, तो आप फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो 1/4πε0, कितना चार्ज है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो q × q अपॉन r²। ठीक है बच्चे, तुमने कहा सही बात सर। अच्छा, रस्सी के अंदर होती है टेंशन। ठीक है, तो ये नीचे की तरफ खींच रहा है तो इसमें टेंशन कहाँ रहेगी, ऊपर की तरफ, ऐसे इसमें भी रहेगी। ठीक है, तो देखो अब ध्यान से समझिएगा, आप क्या काम कर लो कि ये एंगल कितना आपके पास, अब 30 था तो ये 15 डिग्री हो गया, तो ये 15 तो वही है, ये भी कितना हो गया बेटा हमारे पास, ऑल्टरनेटिव एंगल के हिसाब से ये एंगल भी 15 डिग्री हो गया। ठीक है भाई, अब देखो इस t को रिजोल्व कर लो, तो इसका ये वाला कंपोनेंट कितना जाएगा, t cos 15, तो ये कितना जाएगा, t sin 15। मैं एक साइड कर ले रहा हूँ, आप इधर भी कर सकते हो, उसकी आवश्यकता हमें वैसे पड़ेगी नहीं बेटा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब इसका जो वेट है वो कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ को। अब ये यहाँ पर 30 डिग्री उसने बनाया हुआ एंगल है ना, उसके द्वारा क्रिएटेड एंगल है, तो इक्विलिब्रियम में रहा होगा वहाँ पे वो, है ना, 30 डिग्री एंगल पे। तो अब इक्विलिब्रियम में रहा तो आपको पता है इक्विलिब्रियम में वर्टिकल फोर्सेज हॉरिजॉन्टल एक दूसरे के इक्वल हो जाती है, और ऐसे ही हॉरिजॉन्टल फोर्सेज भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी। तो मेरे पास बेटा जो वर्टिकल फोर्स है वो कितनी होगी, मतलब t cos 15 डिग्री, t cos 15 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा भाई हमारे पास, दैट इज इक्वल्स टू mg। ऐसे ही सिमिलरली आपके पास ये t sin 15 किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, t sin 15 हो जाएगा फोर्स F के इक्वल। आप क्या काम करो, इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर लो, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, t sin 15 अपॉन t cos 15 इज इक्वल्स टू F अपॉन mg। ठीक है, ध्यान से देखते चलो, तो हमारे पास ये आ गया बेटा tan 15 डिग्री इज इक्वल्स टू F अपॉन mg। आपसे क्वेश्चन के अंदर आगे क्या रीड किया है, इसको मैं पहली इक्वेशन मान लिया। आपसे आगे बेटा क्वेश्चन के अंदर रीड किया है कि आपने इस पूरे सेटअप को लिक्विड के अंदर रखा। ठीक है, पूरे सेटअप को आप कहाँ रख दे रहे हो बेटा, आप अब लिक्विड के अंदर रख दे रहे हो, तो मतलब ये पूरा सेटअप आपका कहाँ चला गया, अब आपका किसी लिक्विड के अंदर ऐसे आपने इमर्ज कर दिया। ठीक है, और एंगल वही है, मतलब अभी भी 30 डिग्री है, तो पहले भी 30 डिग्री था, अभी भी 30 डिग्री है, तो इसका मतलब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस पहले r था वो बाद में भी r ही रहेगा। अब चेंज किस में आएगा, ये सोचने वाली बात है। तो जब आप लिक्विड के अंदर या किसी भी, है ना, वाटर के अंदर, लिक्विड के अंदर जब किसी बॉडी को सबमर्ज करते हो तो होता क्या है बेटा कि उसका वेट रिड्यूस कर जाता है। तो मतलब कि अगर उस पर पहले mg था तो अब उस पर अपथ्रस्ट ऊपर लगेगा, है ना, तो अब उसका जो नेट वेट होगा mg डैश जो हमारे पास होगा वो पहले के मुकाबले कम होगा। और mg डैश अगर मैं यहाँ कैलकुलेट करूँगा तो कितना आ जाएगा बेटा, mg माइनस fu। ठीक है, तो m को मैं लिख सकता हूँ बेटा डेंसिटी, m किसका है, ये मास ऑफ द बॉडी है, तो डेंसिटी ऑफ बॉडी मतलब यहाँ सॉलिड, हम स्फेयर लेके चले तो डेंसिटी ऑफ स्फेयर
इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इनटू जी माइनस, अब थ्रस्ट कौन लगाएगा आपके पास, लिक्विड, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू, क्योंकि कंप्लीटली इमर्ज्ड है ये पूरा का पूरा स्फीयर इस लिक्विड के अंदर, तो वॉल्यूम बराबर इनटू जी। तो यहाँ से हम अपना एम जी डैश निकाल लिए बेटा, तो एम जी डैश कैसे आ गया, वी जी बाहर ले लिए, और आप एक काम कीजिए रो एस भी बाहर ले लीजिए, डेंसिटी ऑफ सॉलिड भी आप बाहर निकाल लीजिए स्फीयर, तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस रो ऑफ लिक्विड अपॉन रो ऑफ स्फीयर। ठीक है, ये बाहर है ना, तो यहाँ नीचे चला जाएगा ये। ठीक है, अब देखो ये जो है ना वॉल्यूम आपका, डेंसिटी ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास कितना हो गया, डेंसिटी ऑफ स्फीयर इनटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी ऑफ स्फीयर इनटू वॉल्यूम, तो आपके पास क्या बन जाएगा ये एम जी, तो दैट कम्स टू बी एम जी डैश ब्रैकेट में 1 माइनस रो ऑफ लिक्विड अपॉन रो ऑफ स्फीयर। ठीक है, सॉलिड, तो ये हमारे पास नया वेट आ जाएगा। तो जो यहाँ पहले एम जी डैश था, अब वो कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास यहाँ एम जी डैश, और सब वैसा ही है, समझ गए तुम मेरी बात। तो जब और सब वैसा ही है तो आपके नई फोर्स एफ डैश और नया वेट कितना आ गया बेटा एम जी डैश, तो मैं इसको सब्सटीट्यूट कर लेता हूँ, तो यहाँ रखता हूँ, तो इसको रफ कर देते हैं, ये आप सीख गए। ठीक है, तो हमारे पास आपके पास 10-15 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, तो 10-15 इज इक्वल्स टू एफ डैश अपॉन एम जी डैश, तो एफ डैश अपॉन एम जी डैश, तो आप दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लीजिए, तो पहली इक्वेशन सेकंड इक्वेशन के साथ इक्वेट हो जाएगी, तो जब हम इक्वेट कर लेंगे तो 10 लेफ्ट हैंड साइड दोनों के बराबर है, तो इक्वेट कर लिया, तो एफ बाई एम जी इज इक्वल्स टू, है ना, लिख लो आप बेटा, एफ बाई एम जी इज इक्वल्स टू एफ डैश अपॉन एम जी डैश। ठीक है, अब एम से एम कट गया, तो हमें क्या चाहिए था, हमें एफ डैश, तो एफ डैश कितना हो जाएगा, एफ डैश भी बराबर ही रहेगा, क्यों, क्योंकि एफ डैश जो हो जाएगा ना बेटा, अब कितना हो जाएगा 1/4। अब ये जो मीडियम रहा होगा उसका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अपन कितना ले लेते हैं, परमिटिविटी, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो नहीं बोलेंगे, परमिटिविटी बोलेंगे, इसकी परमिटिविटी कितनी ले लेते हैं बेटा, एप्सिलॉन, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन, चार्ज बराबर है, डिस्टेंस को भी नहीं छेड़ा गया है, तो एफ डैश हमारे पास ये आ जाएगा। तो वहाँ पर बेटा हम एफ डैश, एफ और जी डैश सब की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो मेरे पास एफ कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू 1/g इज इक्वल्स टू, एफ डैश कितना है बेटा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी दैट इज नॉट एप्सिलॉन नॉट, दैट इज योर एप्सिलॉन। ठीक, क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और g कितना है आपके पास, हम मल्टीप्लाई में g लिख लीजिए। ठीक है, तो g हमारे पास कितना आ रहा है, तो यहाँ से आपके पास g डैश, सॉरी g डैश कितना आ रहा है, g 1 माइनस, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, तो ये आ जाएगा बेटा, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ पूरे को ना, इक्वल टू करके यहाँ पे, तो कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, जी ब्रैकेट में 1 माइनस रो ऑफ लिक्विड अपॉन रो ऑफ स्फीयर। ठीक, जो अब इसमें से कैंसिल हो रहा है आप इसको कैंसिल कर लीजिए। ठीक है, तो बेटा तो हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, तो कर लो भाई, जो जो हो रहा है ना, तो इसको आपने कैंसिल कर लिया। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मैं फिर गलत लिख दिया उसको, दैट इज़ नॉट एप्सिलॉन, दैट इज़ एप्सिलॉन्स। ठीक है, तो बेटा इसको रफ कर रहा हूँ मैं इधर, इसको कैलकुलेट करने के लिए ना, तो मैं इसको इधर रफ कर देता हूँ, आप इसको नोट कर लेना भाई। ठीक है, तो हमने कहा सही बात सर। तो हमारे पास कितना बचा बेटा, ये बचा हमारे पास 1/एप्सिलॉन नॉट, सब कुछ कैंसिल हो गया, उधर हमारे पास बचा 1/एप्सिलॉन ब्रैकेट में 1 माइनस रो ऑफ लिक्विड अपॉन रो ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1/1 माइनस रो ऑफ लिक्विड कितना था हमारे पास 0.8 अपॉन आपका स्फीयर कितना था 1.6, कैंसिल करो भाई, तो ये हमारे पास 2 बचा, तो इस हिसाब से एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1/2 मतलब 1/2, तो 1 अपॉन 1/2 मतलब कि 2, तो हमारे पास जो परमिटिविटी आ जाएगी वो 2 टाइम्स आ जाएगी, और रिलेटिव परमिटिविटी हमारी 2 आ जाएगी। तो जैसे कि उन्होंने हमारे से पूछा है, तो हमारे से उन्होंने रिलेटिव परमिटिविटी पूछा है, तो बेटा एफ अपॉन एप्सिलॉन नॉट दैट इज एफ आर कम्स टू बी 2, तो जो आपका उसमें से ऑप्शन हैगा 2 वाला वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया बेटा बात इतनी, होप्स हो कि देखो आसान क्वेश्चन था, डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा कूलम्ब्स के साथ हमने क्या कर दिया, जब कॉम्पिटिटिव लेवल पे क्वेश्चन आता है तो वो उसको थोड़ा सा अपग्रेड कर देते हैं, तो उन्होंने इसको जोड़ दिया लिक्विड के साथ। क्लियर होगी बात इतनी, तो ठीक है भाई, इसको नोट करो बेटा, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कब पूछा गया है भाई, ये AIEEE 2011 में भी पूछा गया बेटा, और उसके बाद आपके पास नीट 2016 में भी क्वेश्चन पूछा गया, जिसको हम आगे रीड करने जा रहे हैं बेटा आपके लिए। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या पढ़ता है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको समझिएगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन स्क्रीन पे चल ही रहा होगा अभी, है ना, स्क्रीन पे चल जाएगा, और आप उसको करना चाहे तो पहले करें, वही सेम प्रोसेस आप बच्चों को पता ही है। क्या क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं कि 2 आइडेंटिकल स्फीयर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय 2 मासेज स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L आर इनिशियली एट अ डिस्टेंस D, और यहाँ पर D जो है वो लेस देन ऑफ L दिया हुआ है। L जो है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, अपार्ट बिकॉज ऑफ देयर म्यूचुअल रिपल्शन। पहले उन दोनों के बीच में एक म्यूचुअल रिपल्शन फोर्स थी, मतलब दोनों का चार्जेस का मैग्नीट्यूड बराबर है। द चार्जेस बिगिन टू लीक फ्रॉम बोथ द स्फीयर्स एट अ कांस्टेंट रेट। ये इसमें इंपॉर्टेंट दिया है कि अगर आपके पास, मैं क्वेश्चन यहाँ पढ़ता हूँ, देखो आपके पास ये था ना, दोनों पहले सेपरेटेड थे एक दूसरे से, इस पर चार्ज रहा होगा Q कुछ चार्ज रहा होगा, बीच में कुछ एंगल रहा होगा, तो मैं इधर एंगल थीटा मान लेता हूँ, इधर थीटा, तो 2 थीटा एंगल रहा होगा, और ये किसी दूरी पर रहे होगे बेटा, आपके पास स्मॉल r दूरी पर। उसने क्या बोला कि अब उससे ना चार्ज लीक करना स्टार्ट हुआ, और क्या बोला, कांस्टेंट रेट पर लीक कर रहा है, मतलब कि dq, मैं मान लेता हूँ dq चार्ज उसमें से एक बार में किसी dt टाइम पर लीक कर रहा है, तो dq/dt आपके पास क्वेश्चन के अंदर कांस्टेंट है। ये गिवन कंडीशन है भाई, ये बेटा जो आपको इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है, जिसके थ्रू हम इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पाएंगे। तुमने कहा सही बात सर। अब क्या बोला आगे क्वेश्चन में आपसे, एज अ रिजल्ट, इसकी वजह से द स्फीयर अप्रोच ईच अदर विद अ वेलोसिटी v, इसकी वजह से अब ये स्फीयर एक दूसरे को रीच कर रहे हैं किसी वेलोसिटी v से। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या गया बेटा कि जो वेलोसिटी v है वेरीज एज अ फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस x इनके बीच का कोई डिस्टेंस रहा होगा, जैसे कि ये इनिशियल पोजीशन r, अब ये थोड़ा कम होकर यहाँ पर आ गए होंगे, तो ये वाली दूरी रही होगी इनके बीच की x। तो जो ये वेलोसिटी v है, ये इस x पर किस तरीके से डिपेंड करता है, ठीक है, वो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं कि वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी x की पावर -1, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1/2, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, एंड द वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी x की पावर -1/2। ठीक है, चलिए बेटा देखो क्वेश्चन समझते हैं क्या बोला गया है। तो मैं मान लेता हूं कि जब इसमें से dq/dt, मतलब किसी dt टाइम के अंदर जब कुछ चार्ज लीक कर गया होगा, तो उसके बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा। ठीक है, कुछ एंगल वेंगल बनाया होगा इसने भी, यहाँ पर कुछ भी एंगल रहा होगा, हमारा फाई एंगल मान लेते हैं। अब इन दोनों के बीच की सेपरेशन x है। ठीक है भाई, तो ये आपके पास स्टेट आ गई। अब ये क्या कर रहा है बेटा, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये इस पर फोर्स लगाएगा, सिमिलरली ये इस पर फोर्स लगाएगा, ये एंगल फाई, तो आप सभी बच्चे समझिएगा ये एंगल, तो इसमें टेंशन T जनरेट हुई होगी, तो बेटा ये कितना हो गया होगा T cos फाई, वेट नीचे mg, अगर इसका ये कंपोनेंट cos, तो ये कितना हो जाएगा इसका T sin फाई। ठीक है, तो किसी स्टेट को मैंने ले लिया, इस वाली स्टेट को मैंने इसको कंडीशन को लिया भाई आपके पास dq चार्ज। अब ये धीरे धीरे डिक्रीज करता हुआ जा रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के पास, मतलब चार्ज जो है वो कम होता हुआ जा रहा है, और ये एक दूसरे के पास आ जाएंगे और कुछ टाइम के बाद एक दूसरे को अप्रोच कर जाएंगे। तुमने कहा सही बात सर। तो क्या करते हैं हम, इस वाली स्टेट को लेते हैं भाई, इस वाली स्टेट पर फोर्स निकाल लेते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स, कितना हो जाएगा 1/4πε0, चार्ज कितना q इंटू क्यू अपॉन दोनों के बीच की दूरी कितनी भाई x²। ठीक, और आपका अब इसको मैं इस स्टेट को कंसीडर किया हूँ, इक्विलिब्रियम में लिया हूँ, और यहाँ से मैं आगे चीज़ों को लेते हुए चलूँगा। तो आपके पास जो वर्टिकल फोर्सेज है वो एक दूसरे के इक्वल, हॉरिजॉन्टल फोर्सेज एक दूसरे के इक्वल, तो मेरे पास कितना आ गया, ये फोर्स किसके इक्वल आ जाएगी बेटा आपके पास, दिस फोर्स इज इक्वल्स टू T sin फाई, और दूसरी हमारे पास आ गई T cos फाई, किसके इक्वल आ गया, mg के इक्वल। ठीक है, तो हम इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो बेटा T से T कैंसिल हो जाएगा, मैं इधर कर देता हूँ, T sin फाई अपॉन T cos फाई इज इक्वल्स टू f अपॉन mg, तो हमारे पास T से T कटा, तो ये आ गया अपने पास बेटा कितना, tan फाई इज इक्वल्स टू, ठीक है, तो tan फाई इज इक्वल्स टू f अपॉन mg। तो हम क्या करेंगे, इसकी लेंथ जैसे कि अपने को पता है L है, ये दूरी कितनी हो जाएगी x। अच्छा, कंडीशन एक और गिवन थी, एक ही नहीं थी, क्वेश्चन में एक और गिवन थी कि जो इन दोनों के बीच का जो इनिशियल सेपरेशन हमें दिया था ना, d दिया था, है, तो दैट d इज वेरी लेस देन दैट इट्स लेंथ। ठीक है, तो बहुत छोटी वैल्यू है, मतलब गैप बहुत कम है उसके बीच में। ठीक है, तो हमारे पास tan फाई अगर मैं निकालूं, तो tan फाई कैसे निकलेगा बेटा, यहाँ पर देखो ये है ना हमारे पास कुछ ऐसा बन रहा है, ये एंगल फाई है,
ये कितना हो गया x/2, ये कितना हो गया बेटा हमारे पास l। तो मुझे अगर क्या चाहिए इसमें tan phi चाहिए, तो tan phi कितना हो जाएगा बेटा मेरा, tan phi हो जाएगा ये तो हो गया हमारे पास 90, तो ये तो हो गया बेस, तो ये अपने पास कितना हो गया हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर x/2 है ना, और आपके पास दिस बेस, तो बेस कितना हो जाएगा हाइपोटेनियस के फॉर्मूले के हिसाब से ये हो जाएगा बेटा मेरे पास l² - x²/4 रूट में। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है इन दोनों के बीच का सेपरेशन बहुत कम है, मतलब बहुत कम है, तो उसका स्क्वायर करो फिर आप, जैसे कि 0.5 का स्क्वायर करो तो 0.25 आएगा, फिर उसको डिवाइडेड बाय 4 करो तो बहुत छोटी वैल्यू आएगी। तो मेरे पास जो रूट के अंदर ये है ना x²/4, बेटा अपन इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, तो नेग्लेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास l बचेगा। तो यहाँ पर मेरे पास अब बेस कितना ले लिया मैंने l, तो इसकी वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट करो तो तो tan phi कम्स टू बी कितना बेटा x/2l इज इक्वल्स टू f/mg। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी बेटा। तो यहाँ से हमारे पास f इज इक्वल्स टू ये कितना हो गया बेटा mgx/l × 2। ठीक है, तो यहाँ फोर्स की वैल्यू भी रख लो आप, तो हम अपनी फोर्स की वैल्यू अगर बेटा यहाँ पर सब्सटीट्यूट करते हैं तो फोर्स कितना आया था भाई हमारे पास, फोर्स आया था बेटा मेरे पास, लिखते हैं तो कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q² x² इज इक्वल्स टू mg/2l × x। ठीक है, तो देखो अब ध्यान से समझना बेटा यहाँ से ना, ये तो हमने अब तक सब्सटीट्यूशन वाला काम किया पूरा, जिस रिलेशन तक हम आए। अब जो इसमें कांस्टेंट है ना उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ले लो, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ठीक है, ये भी कांस्टेंट है, तो इसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में लेंगे तो q² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, इसको इधर ले जाओ q² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x³। ठीक है, तो बेटा अपन q² को यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ से इसको इधर लेके जाऊंगा तो बेटा ये कितना हो जाएगा q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x⁵2। ठीक है, तो अब क्या करते हैं अपन दोनों साइड बेटा डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। आप कुछ बच्चे पूछेंगे सर डिफरेंशिएट क्यों किया, तो देखो भाई हमारे पास अपने क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन था बेटा, अपने को हमें गिवन किया गया था कि dq/dt जो रेट है वो कांस्टेंट है। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा ना तो मेरे पास एक वैल्यू कांस्टेंट में आ जाएगी, और जो गिवन था उसको यूज करना जरूरी है भाई। तो अपन डिफरेंशिएट करते हैं बेटा, तो dq/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो 3/2 x⁵2 - 1 dx/dt। तुमने कहा सही बात सर। अब dq/dt तो कांस्टेंट हो गया, तो इसको तो अपन लिख देते हैं बेटा कांस्टेंट में, तो कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3/2 भी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में चला जाएगा, कांस्टेंट है, तो ये कितना बचा, तो ये बचा x⁵1/2 dx/dt इज योर वेलोसिटी। ठीक है, तो dx/dt विद रिस्पेक्ट टू t चेंज इन x इज नोन एज वेलोसिटी। इसको इधर लेके आऊंगा तो ये बेटा इसको लेके आऊंगा तो ये कितना हो जाएगा कांस्टेंट अपॉन x⁵1/2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। तो ये ऊपर जाएगा तो हमारे पास कितना आ गया x⁻⁻1/2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। तो आपका जो डी ऑप्शन है वो हो गया बेटा करेक्ट। ठीक है, तो जितना हमने पढ़ा आपको उम्मीद करते हैं कि बेटा सारा समझ में आया होगा लेक्चर का। अगले लेक्चर के अंदर हम आपके लिए बेटा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आपको उसमें स्टडी कराएंगे। ठीक है बेटा, तो तब तक के लिए आप सभी बच्चे बेटा रिवीजन जो कि मस्ट है वो करते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और फिर हम बेटा आपसे अगले लेक्चर के अंदर मिलेंगे। तब तक के लिए बेटा सभी बच्चों को बाय बाय।